हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चमकेगा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट लेके आया हूँ, जो कि है लाइफ प्रोसेस, जिसका हम वन शॉट रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक बार में पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे। प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, हर एक कंसेप्ट को थॉरोली समझाया जाएगा, डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस कि होता क्या है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोलॉजिकल टर्म से वो करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं द प्रोसेस दैट आर वाइटल फॉर लिविंग, मेंटेनिंग बॉडी स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। ठीक है, ऐसे प्रोसेस जो कि वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिविंग के लिए, जिंदा रहने के लिए। और दूसरी बात, बॉडी का जो स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस है, यानी अगर आपको कहीं कुछ डैमेज हो गया है तो उसकी ग्रोथ। ठीक है, या फिर अगर कोई बॉडी पार्ट खराब हो गया है तो उसका रिपेयरिंग। ठीक है, उसके बाद फंक्शनली, मतलब जो भी फंक्शंस बॉडी में परफॉर्म होते हैं नॉर्मली। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उनका मेंटेनेंस करने के लिए कुछ सेलेक्टेड प्रोसेसेस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। इनके बिना जिंदा रहना मुश्किल है, इनके बिना जिंदा रहना बिल्कुल मुश्किल है। ठीक है, उसका सबसे जो फर्स्ट हमारा लाइफ प्रोसेस है उसकी बात करेंगे हम, न्यूट्रिशन की। किसकी बात करेंगे? न्यूट्रिशन की। तो हम बात करेंगे फर्स्ट प्रोसेस की, जो है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस वी नीड एनर्जी। हमें ये चीज़ पता है। ठीक है, हमें ये चीज़ बिल्कुल पता है कि जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं किसी भी बॉडी में, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। अब वो एनर्जी आती कहाँ से है, क्वेश्चन ये उठता है। ठीक है, तो इस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम किसी मटेरियल को बाहर से कंज्यूम करते हैं, फिर ठीक है उसको हम क्या करते हैं, उसी को यूज़ करके हम हमारे जो भी बॉडी की एनर्जी की नीड्स है उसको हम कंपनसेट करते हैं। ठीक है, या तो हम उसको डायरेक्टली बाहर से कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर उसे हम बॉडी के अंदर लाके उसे ब्रेक डाउन करके उसे यूज़ करके फिर हम क्या करते हैं, एनर्जी को कंपनसेट करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और देन होता है हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल टेबल मैंने बनाई है जिससे आपको पता चलेगा कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक देखो, नाम से ही क्या पता चल रहा है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद बनाते हो। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड। इसके एग्जांपल्स है हमारे पास प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, प्लांट्स तो बनाते ही आपने देखा ही होगा नॉर्मली, और सम बैक्टीरियाज भी होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हेटरोट्रॉप्स की। हेटरोट्रॉप क्या है? हेटरोट्रॉप डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स पे, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, ये या तो डायरेक्टली उनसे कंज्यूम करते हैं या फिर उनको यूज़ करके ये खुद का खाना डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें हमें बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करके ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारा क्या आ जाएगा, CO2 एंड वाटर। ठीक है, इसका यूज़ करके प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो यूज़ करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे हेटरोट्रॉप्स हैं। हेटरोट्रॉप्स क्या करते हैं, ये खुद बनाते नहीं हैं, ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पहले से ही फॉर्म्ड है, मतलब ऑटोट्रॉप्स ने जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाए थे उसी को ये क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करके और उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी जो भी एनर्जी के नीड्स हैं उसको कंपेंसेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनके अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी रह जाती है, मतलब सारे फंक्शंस को जो यूज़ करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है उसको वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च क्या है, इनका स्टोरेज पार्ट है, स्टोरेज टाइप है। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में ये एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करते हैं।
इसके बाद हमारा हेटेरोट्रॉप्स आता है। हेटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स में हम बेसिकली ह्यूमंस की मैंने बात की है, ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो स्टोर करते हैं, बट मैंने बेसिकली ह्यूमंस की बात की है। ह्यूमंस हमारे क्या है, ग्लाइकोजन को फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ये एब्जॉर्ब क्या करते हैं, ग्लूकोज, और फिर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद अपन ऑटोट्रॉपिक को थोरोली एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि हम स्पेशली प्लांट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्लांट्स की। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो देखो कुछ इस टाइप का होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे CO2 और वाटर को यूज़ करते हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे सिंपल शुगर्स हैं, ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, ये इसकी इक्वेशन है, फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट्स का खाना बनाना, ये मतलब जो भी बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, खुद खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है वो आप NCERT में देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। फोटोसिंथेसिस के कुछ स्टेप्स है, 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है एक्चुअल में। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट। लाइट जो है वो की फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जो हमारे लीव्स में होता है। आपने देखा होगा प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये कलर्ड पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। और ये पिगमेंट क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। सनलाइट को कैप्चर करके ये सेकंड स्टेप में क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। और दूसरी चीज़, ये स्प्लिट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करते हैं हम, वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जब ये 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद हमारा थर्ड और लास्ट स्टेप होता है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन हमें पता है, मैंने पढ़ाया था अभी केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में, आपको बताया था कि रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे CO2 है, CO2 रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में देखिए ग्लूकोज है। तो CO2 के अंदर हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जोड़ा है हमने, हाइड्रोजन को जोड़ा है। तो हाइड्रोजन का ऐड करने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसलिए क्या बोला, रिडक्शन ऑफ CO2 टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब CO2 का रिडक्शन किया हमने, CO2 में हाइड्रोजन जोड़ा और क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब प्लांट जो होते हैं वो CO2 ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है, आपको डायग्राम पे दिख रहा होगा, डायग्राम पे ध्यान से देखिए। ये पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, ठीक है। लीव्स के सरफेस पे क्या होते हैं, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट्स क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स, ठीक है। और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये किसका फंक्शन होता है, गार्ड सेल का, ठीक है। ये कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो बीन शेप्ड करके स्ट्रक्चर है। ये बीन शेप स्ट्रक्चर हमारे क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं। ये जब भी CO2 की जरूरत होती है प्लांट्स में तो ये ओपन हो जाते हैं, और जब भी नहीं होती तो ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ये गार्ड सेल से ही हमारे स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। इसकी फंक्शनिंग आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे एक्चुअल में कि कैसे ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। अभी आपकी क्लासेस में इतना ही है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे क्या होता है, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो जनरल मैंने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू NCERT। सबसे पहला होता है हमारे सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, बेसिकली फंगाई होते हैं। क्या होता है, फंजाई, ठीक है। फंजाई में हमारे यीस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया। इनका मेन काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो फूड मटेरियल होता है ये उसको बॉडी के बाहर ही डिकम्पोज कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में। बॉडी के बाहर ही एंजाइम्स और केमिकल्स की हेल्प से ये क्या करते हैं, बॉडी के बाहर ही फूड मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। तो दीज आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हेटेरोट्रॉपिक का ही पार्ट है, ठीक है। जो फंजाई होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स। इसके बाद मैं बात करूँ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स तो आपने सुने ही होंगे, ठीक है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो नॉर्मल एग्जाम्पल से कसकुटा, अमर बेल जिसे हम बोलते हैं। आपने प्लांट्स पे देखा होगा येलो कलर की स्ट्रिप जैसी बेल होती है, वो प्लांट को पूरा बेकार खत्म कर देती है, ठीक है। तो ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हो गए, उनका बना बनाया खाना यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, बना बनाया खाना यूज़ करते हैं और उनको ये कमज़ोर बना देते हैं। उन्हीं का खाना यूज़ करके ये खुद
होस्ट ऑर्गेनिजम्स का फूड ये डिराइव करते हैं और खुद का ये न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लास्ट होलोजोइक। होलोजोइक में हमारा क्या है, स्पेशली हम आते हैं इसमें, और जो वर्टिब्रेट्स हैं जो कि आपने देखा होगा, जो चूइंग एंड बाइटिंग वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं। हम पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर, फिर उसे हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो नॉर्मली हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जिनको हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं और फिर इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक नोट मैंने यहाँ मेंशन किया है, स्पेशली यूनिसेलर का केस है। अमीबा की बात करूँ तो अमीबा क्या करता है, अमीबा के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, सूडोपोडिया। उस सूडोपोडिया से पहले तो ये फूड को कैप्चर करता है, क्या करता है, कैप्चर करता है। फिर कैप्चर करने के बाद वो एक वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। उसी फूड वैक्यूल के अंदर उसका फूड रहता है और धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जो मेन हमारा जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है जिसके थ्रू होता है, ठीक है। पूरा डाइजेशन के बारे में बात करेंगे हम। अब गाइस जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर ऐसा, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। ये आप डायग्राम इसका आपको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रहा होगा, देखिए ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम आवर माउथ एंड एंड्स टू द एनस, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। ये एक ट्यूब नेटवर्क है पूरा, जिस नेटवर्क के थ्रू हमारा फूड क्या होता है, ट्रैवल करता है और डाइजेस्ट होता है कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेप वाइज देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माउथ के थ्रू फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। और फूड को जब इंजेस्ट कर लिया तो उसके बाद उस फूड को हमें क्या करना होता है, क्रश करना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम जब भी फूड को इनगल्फ करते हैं तो हम पहले उसे च्यू करते हैं, ठीक है। हमें सब बोलते हैं ना कि अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब तक फूड प्रोसेस नहीं होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, तो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो हमारे जो टीथ होता है, टीथ क्या करता है, क्रशिंग ऑफ फूड करता है, ठीक है, क्रश करता है उसको। और टंग भी उसको हेल्प करता है ग्राइंड करने में, ठीक है। और टंग का दूसरा भी फंक्शन क्या होता है कि वो उसको सलाइवा में मिक्स करता है, क्योंकि हमें फूड को क्या करना होता है, वेट करना होता है फॉर ल्यूब्रिकेशन, जिससे कि फूड का जो मूवमेंट है बॉडी में वो स्मूथली हो सके, ठीक है। तो सबसे पहला सलाइवा का काम क्या है, वेटिंग ऑफ फूड, ठीक है। अब टंग ने जो वेट करवा दिया, अब सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। ये एक ऐसे एंजाइम है, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, जो क्या करते हैं, स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं सिंपल शुगर्स में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसी एंजाइम के थ्रू हम क्या करते हैं, कार्ब्स का डाइजेशन करते हैं 30% तक। 30% तक डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माउथ में हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब जो फूड मिक्स हो गया है थॉरोली, अब वो नीचे धीरे धीरे जाता है हमारे ईजोफेगस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। जो फूड पाइप होता है ईजोफेगस, ध्यान से देखिए, इस फूड पाइप के अंदर फूड एंटर करता है, ठीक है। अब ये फूड पाइप के अंदर क्या होती है, जो मसल्स होती हैं, ये जो ट्यूब होती है इसके अंदर जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती है। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, एक मूवमेंट क्रिएट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस। इस मूवमेंट के थ्रू हम फूड को क्या करते हैं, माउथ से स्टमक के पास भेजते हैं। हम इस मूवमेंट के थ्रू क्या करते हैं, फूड को माउथ से लेके स्टमक तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये पेरिस्टेल्सिस ही है जिसकी वजह से इजीली मूवमेंट होता है फूड का हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। ये सिर्फ ईजोफेगस नहीं, ये हमारे एनस तक भी काम करता है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल तक पेरिस्टेल्सिस चलता है। बस डिफरेंस ये है कि स्टार्टिंग वाले पार्ट में पेरिस्टेल्सिस ज़्यादा होता है और लास्ट टाइम तक पेरिस्टेल्सिस कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, द फूड क्या करता है, स्टमक में एंटर करता है। अब स्टमक हमारा क्या है, स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। ये मसल्स क्या है, एक्सपैंड भी करते हैं, और जैसे हम फूड खाते हैं तो ये हमारा स्टमक क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है। और इसके जो वॉल्स होते हैं, इन वॉल्स पे क्या होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं। ये ग्लैंड्स की वजह से हम क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब इस ग्लैंड्स के बारे में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। देन डाइजेशन इन स्टमक इज डन बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। तो इन जूसेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, HCl। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। क्या करता है, HCl हमारा एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। वो एसिडिक मीडियम हेल्प करता है इनिशिएशन ऑफ द पैप्सिन एंजाइम, जो मेन एंजाइम है हमारा, ठीक है। तो पैप्सिन एंजाइम क्या होता है, पैप्सिन इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट करता है स्मॉलर यूनिट्स में।
फिर यही यूनिट्स बाद में जाके कंप्लीटली डाइजेस्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसका रेनिन भी होता है एक हमारा एंजाइम जो कि मिल्क प्रोटीन डाइजेशन करता है। ये नॉर्मली इन्फेंट्स में मिलता है, छोटे बच्चों में। ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है। इसके बाद जो म्यूकस है, ये 3 पार्ट है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम HCl। HCl क्या करता है, एसिडिक है, तो ये क्या करेगा, हमारी जो लाइनिंग है स्टमक की उसको बर्न करेगा। तो बर्निंग से बचाने के लिए म्यूकस की एक लेयर होती है जो हमारे स्टमक लाइनिंग पे होती है, जो बचाती है, ठीक है। नाउ द फूड एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ स्पिंटर मसल्स। अब स्पिंटर मसल्स क्या होती है, गार्डिंग मसल्स होती है जो हर जंक्शंस पे लगी होती है। जैसे ईजोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्पिंटर मसल होती है, उसका स्टमक और डुओडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा उसके बीच में होती है। ऐसे हर जगह होती है जो गार्ड करती है एंट्री और एग्जिट को, ठीक है। तो स्पिंटर मसल्स के थ्रू क्या करता है, जो फूड है हमारा वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा क्या है, इट इज़ एन एक्सटेंसिवली कॉइल्ड ट्यूब एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये हमारे जो बॉडी में कॉइल्ड फॉर्म में होता है, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है और लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर्स का होता है। तो जो हमारा डाइजेशन है वो कंप्लीट ही यहीं पे होता है, कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब लाइक हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स जो होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ये क्या करते हैं, इनके स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है ड्यू टू द सेलुलोज कंटेंट इन इट, ठीक है। सेलुलोज को पचाने के लिए टाइम लगता है और उसके लिए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, ठीक है। बट इन कार्निवोर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन इज शॉर्टर। अब उसके बाद द फूड केम फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक, ये हमें पता है भाई, HCl एसिडिक मीडियम में था तो फूड भी क्या होगा, एसिडिक मीडियम। टू मेक इट अल्कलाइन लिवर सीक्रेट्स बाइल जूस। हमारा जो लिवर है उसके अंदर गॉल ब्लैडर होता है जहाँ पे बाइल जूस स्टोर होता है, उसका फॉर्मेशन कौन करता है, लिवर। तो ये बाइल जूस सीक्रेट करता है लिवर, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही, जिससे ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। और सेकेंड फंक्शन जो बाइल जूस का है वो क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एक्चुअली में क्या होता है, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है। अब उनको ब्रेक करने के लिए और एंजाइम एक्शन को और बेटर बनाने के लिए ये बाइल जूस क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे कि एंजाइम्स इजीली उस पर एक्ट कर सके, ठीक है। इसके बाद जो पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो एक्ट करते हैं फूड पे और डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में हमारे पास 3 है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन इज फॉर प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कौन करता है, ट्रिप्सिन। एमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड लाइपेज फॉर फैट्स, ठीक है। उसके बाद जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इनके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं। ये फर्दर कंप्लीट डाइजेशन में काम आता है, जो कि हर चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में उसके कन्वर्ट कर देता है। जैसे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है भाई, जो लैक्टोज है, माल्टोज है, इन सबको सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, फैट्स को लिपिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, ठीक है। अब जो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन होते हैं उसके ऊपर विलाई होते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन विलाई का काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं जिससे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। उसके बाद जब एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद होता है असिमिलेशन, मतलब बॉडी में फूड जो भी एब्जॉर्ब हुआ है उसको डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफ़र करना। और जो लास्ट का जो पार्ट होता है वो सबसे लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, भाई एक्सेस जहाँ पे वाटर है या फिर कोई मटेरियल है तो उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है और देन जो वेस्ट बचता है उसको सीक्रेट कर दिया जाता है थ्रू एनस, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद अब नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द सेकेंड लाइफ प्रोसेस जो कि बहुत नेसेसरी है हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए। इससे हम क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। अब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये सेलुलर लेवल पे होता है, ठीक है। सेलुलर लेवल पे एनर्जी का प्रोडक्शन, जिससे कि जितने भी बॉडी फंक्शंस है उसमें जो एनर्जी यूज़ होती है उसको हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 एंड वाटर टू प्रोड्यूस एनर्जी एट सेलुलर लेवल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। मतलब जब ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या विदाउट एब्सेंस में, तो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं और उस एनर्जी को यूज़ करके हम बनाते हैं ATP। ATP इज़ द फ्यूल ऑफ द बॉडी। उस ATP को यूज़ करके फिर हम डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है उसको हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं। अब पायरुवेट में कन्वर्ट करने के बाद उसको 3 स्टेप्स में ब्रेक किया जाता है, ठीक है। 3 कंडीशंस होती है जो हम देखेंगे।
तो पहली कंडीशंस क्या होती है, पहली होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल होती है माइटोकॉन्ड्रिया, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये परफॉर्म होता है, जिसमें ग्लूकोज को पायरुवेट को हम CO2 वाटर और एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, जिसके थ्रू 36 ATP का हम फॉर्मेशन करते हैं। वो एनर्जी के थ्रू हम क्या करते हैं, ATP का फॉर्मेशन, और यही ATP यूज होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। इसके बाद हम देखते हैं O2 जब लैक होता है, मतलब इनसफिशिएंट अमाउंट में होता है, तो उस केस में क्या होता है, ये हमारे मसल सेल्स में होता है, ये नॉर्मली इमरजेंसी केस में आता है। तो मसल सेल्स में हम क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, प्लस हमारे एनर्जी रिलीज होती है, जो हमारे इमरजेंसी कंडीशंस में काम आती है प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, ठीक है। और लास्ट हमारा होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ये होता है ईस्ट में और बैक्टीरियाज में होता है। तो इसमें क्या होता है कि अल्कोहल या इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है और CO2 रिलीज होती है और 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, जो लो लेवल ऑफ एनर्जी में यूज आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अब जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज ATP मॉलिक्यूल यूज्ड एज फ्यूल। नाउ सिंस एरोबिक रेस्पिरेशन नीड्स सफिशिएंट O2 इनटेक, देयर मस्ट बी सम पाथवेज फॉर दैट। अब ऑक्सीजन हमें चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, तो ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए हमें डिफरेंट पाथवेज होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। तो वो पाथवेज हम देखेंगे कैसे कैसे ये इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को अपटेक करते हैं। प्लांट्स हैव स्टोमेटा टू एक्सचेंज O2 एंड CO2 बाय द डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है। एट नाइट क्या होता है, CO2 इज मेनली रिलीज्ड एंड एट डे टाइम CO2 इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड O2 इज रिलीज, ठीक है। ये दो इवेंट होते हैं, नाइट में CO2 मेनली रिलीज करता है प्लांट्स और डे टाइम में O2 रिलीज करता है, ठीक है। और स्टोमेटा के थ्रू ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है। एनिमल्स में मेनली अगर मैं वाटर एनिमल्स की बात करूँ तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज़ करते हैं पानी के अंदर, जो कि वो यूज़ करते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है। या तो लंग्स हो गया, चाहे रेस्पिरेटरी सर्फेस हो गया, ठीक है, अलग अलग तरीके। उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। डायग्राम में देखिए कि जो एयर होता है, एयर को हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू पैसेज में इनहेल करते हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू इनहेल होता है, एंड देन इट इज़ फिल्टर्ड बाय हेयर प्रेजेंट इन द लाइनिंग फ्रॉम दैट एयर। मतलब जो नोज़ के अंदर है, नोस्ट्रल्स के अंदर जो पूरे पैसेज में लाइनिंग होती है, वो हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो उस हेयर के थ्रू क्या करता है, ये फिल्टर करता है उसको थ्रू लंग्स, ठीक है। उसके बाद जब हम थ्रोट की बात करें तो थ्रोट में क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। ये कार्टिलेज क्या करते हैं, ट्रैकिया के पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो कोलैप्स होने से रोकते हैं इसको। मतलब कि जब भी एयर का वैक्यूम क्रिएट हो या फिर ऐसा कुछ तो जो रिंग, मतलब जो पैसेज है वो कोलैप्स ना हो, इस वजह से कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, रिंग लाइक कार्टिलेज होता है ट्रैकिया में। इसके बाद मैं बात करूँ विद इन लंग्स, तो लंग्स में क्या होता है, हमारे पास जो ये पैसेज होता है, देख रहे होंगे आप, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पे लेफ्ट ट्रेकिया, राइट ट्रेकिया, ऐसे फिर ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, इस तरह से डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद लास्ट में हमारा क्या होता है, एल्वियोलाई, जो एयर लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एयर फिल होती है। तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, एल्वियोलाई, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एफिशिएंटली हो सके। जितने ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो एल्वियोलाई में जितना ज़्यादा ईजिली एयर पहुंचेगी उतना बेटर रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये रेस्पिरेटरी सरफेस वहाँ पे होता है जहाँ पे ब्लड और लंग्स का कॉन्टैक्ट होता है बाय कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब लंग्स से जो कैपिलरीज में ऑक्सीजन चला जाता है, तो जो ऑक्सीजन होता है वो कैपिलरीज में जाके बाइंड कर जाता है ब्लड में बाय हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और कैरियर है ये ऑक्सीजन और CO2 का। इसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है और पूरी बॉडी में चला जाता है। और वैसे ही जब बॉडी से CO2 क्या होता है, बाइंड होकर हीमोग्लोबिन में और लंग्स की तरफ आ जाता है और बाहर में एक्सेल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, O2 का इनहेलेशन करते हैं और CO2 का एक्सेलेशन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो ये जो मेन चीज़ है कि जो CO2 है ये ज़्यादा सोल्यूबल होता है वाटर में, तो डिजॉल्व फॉर्म में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। और हीमोग्लोबिन हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेड कलर्ड होता है, ब्लड को रेड कलर यही देता है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है। ये मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। तो यहाँ पे आपका ये रेस्पिरेशन वाला पार्ट खत्म होता है। डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्या है, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है जो हम स्टडी करेंगे। द मेन ट्रांसपोर्टिंग एजेंट इज ब्लड, ठीक है। ब्लड का काम क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में हमें ट्रांसफ़र करनी होती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, या कोई भी ऑर्गन हो या टिश्यू हो या सेल हो,
हर जगह कहाँ पे रीच होता है, ब्लड के थ्रू ही रीच किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब ब्लड है तो ब्लड को पंप करने के लिए हमें कोई ऑर्गन चाहिए, तो वही हमारा पंपिंग ऑर्गन क्या होता है, हार्ट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हार्ट हमारा क्या होता है, हार्ट इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू पंप द ब्लड, ठीक है। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करता है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, जो हार्ट रेट होती है हमारी 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड पूरा बॉडी में हमारा पंप होता है, ठीक है। अब अगर मैं हार्ट का स्ट्रक्चर देखिए, हम यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल बीच में क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, वॉल्स। ये वॉल्स क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, जिससे कि ब्लड दोबारा पीछे ना जाए। उसके बाद ये हमारी यहाँ पे जो आपको देख रहा होगा, ये वेन्स है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है वो हमारी क्या होती है, वेन्स होती है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है वो होती है आर्टरी। लेकिन यहीं पे एक एक्सेप्शन भी है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स में लेके जाती है, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मली क्या है, वेन्स होती है, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। और जो लंग्स से जो लेफ्ट आर्टरियम में आपको ये कैरियर दिख रहा होगा, ये एक्चुअली में पल्मोनरी वेन है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये हम अगर इसका देखें मेन काम, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, ये मैंने आपको ह्यूमन हार्ट का एक स्ट्रक्चर बताया नॉर्मली, कि ह्यूमन हार्ट में क्या है कि जो ब्लड होता है वो हमारा 2 बार हार्ट में जाता है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या आता है बॉडी से आर्ट्रियम में, फिर यहाँ से वेंट्रिकल, फिर यहाँ से वापस क्या जाता है लंग्स में, और फिर लंग्स से आप वापस नीचे हार्ट में, एंड देन बॉडी में। मतलब ब्लड क्या हो रहा है, 2 बार एक हार्ट में आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, डबल सर्कुलेशन। अब ह्यूमंस और नॉर्मली मैमल्स और बर्ड में क्या होता है कि 4 चैम्बर होते हैं और सेपरेटेड होते हैं चैम्बर, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सेपरेटली जाता है। इस वजह से क्या होता है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, क्योंकि इनको क्या है, टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हाई इनटेक ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, सेपरेट चैम्बर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करूं, तो इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इनके बॉडी में क्या होता है, एक तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते, बिकॉज ऑफ इनके अंदर मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। अब मिक्सिंग ऑफ ब्लड की वजह से एफिशिएंटली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर फिशेस की बात करूँ तो फिशेस के पास ओनली 1 चैम्बर होता है। 1 चैम्बर में ही क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी, और बाथिंग होती है पूरे ऑर्गन्स की, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। उसके बाद मैं बात करूँ ब्लड वेसल्स की, भाई जो ब्लड लेके जा रही है वो वेसल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप की वेसल्स होती है, एक आर्टरी और एक वेन्स, ठीक है। आर्टरी हमारी क्या करती है, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आप जहाँ पे भी आर्टरी देखेंगे वो हमेशा हार्ट से अवे ब्लड को लेके जा रही होगी, और उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि जब ये हार्ट से ब्लड लेके जाती है तो हार्ट हाई प्रेशर पे ब्लड पंप करता है, तो हाई प्रेशर की वजह से वेसल्स फट ना जाए, इस वजह से क्या होता है, आर्टरीज थिक होती है और इलास्टिक होती है, ठीक है। और आर्टरीज जो होती है वही हमारी डिवाइड करती है स्मॉलर सब यूनिट्स में, जो आगे जाके पतली पतली ट्यूब्स बनाती है, जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरीज के पास ही क्या होता है, सारा एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। अब मैं वेन्स की बात करूँ तो वेन्स क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जनरली, एक्सेप्शन हमारा है पल्मोनरी वेन। और ये थिन होती है, थिन, क्योंकि इसमें क्या है, ब्लड नॉर्मली जा रहा होता है विदाउट एनी प्रेशर, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई थिक वॉल्स की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स भी क्या है, एक ब्लड का एलिमेंट है। तो ये प्लेटलेट्स का काम क्या है, जब भी जैसे देखो इतना सिस्टम ऑफ ट्यूब्स है या कुछ भी है, तो इसके अंदर बाई चांस मान लो कभी लीकिंग हो गई या कुछ भी ऐसे इंजरी हो गई, तो उन ट्यूब्स की इंजरी को बंद कौन करेगा, वरना तो ब्लड पूरा बह जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए हमारे ब्लड में क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, कभी भी ऐसी लीकिंग या इंजरी होती है वहाँ पे जाके ये ब्लड को क्लॉट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइबर्स, और ये क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं, मतलब जितने भी होल्स हैं उनकी प्लगिंग करते हैं, इनका मेन फंक्शन यही है, ठीक है। इसके बाद मैं लिम्फ की बात करूँ तो लिम्फ क्या है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ठीक है। लिम्फ मेनली क्या होता है, एज ए मीडिएटर एक्ट करता है। अब आप बोलोगे लिम्फ होता क्या है, तो हमारी बॉडी में एक जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे अलग से ही एक लिम्फ का भी सर्कुलेशन है, ठीक है। लिम्फ होता क्या है, एक्चुअली में क्या होता है कि जब ब्लड, कभी कभी क्या होता है, ब्लड में से सम प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स वो निकल जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में फ्लूइड बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। यही लिम्फ क्या करता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में एज ए मीडिएटर वर्क करता है और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, फैट के एब्जॉर्प्शन में हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है।
उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, अब हमने ह्यूमंस में पढ़ लिया तो भाई प्लांट्स में भी पढ़ लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। प्लांट्स में जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिकली मेनली दो चीज़ों से होता है, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स और सम हार्मोन्स की बात करूँ तो वो जाइलम के थ्रू होता है। जाइलम हमारा क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है प्लांट्स के अंदर। जाइलम में हमारे पास ट्रैकीड्स और वेसल्स होते हैं, जो ट्यूब्स होती है, ट्यूब्स क्या करती है, ट्रांसफर करती है वाटर और मिनरल्स का। अब ठीक है, अब ये जो ट्रांसफर ये इनिशिएट किसकी वजह से होता है, मैंने यहाँ पे लिखा देखो, वाटर मूवमेंट अकर्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर। ट्रांसपिरेशन आपने पढ़ा होगा, जब स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेशन होता है वाटर का, तो एक सक्शन पुल जनरेट होता है जो जाइलम वेसल्स होती है इनके अंदर। उस सक्शन पुल की वजह से क्या होता है, पानी ऊपर खींचा चला जाता है, और रूट प्रेशर के थ्रू भी क्या होता है, पानी अपवर्ड मूवमेंट करता है। तो ये दोनों फैक्टर्स है जो कि वाटर कैनाल को मेंटेन रखते हैं। उसके बाद मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और अदर सब्सटेंस किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम हमारा फूड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, और जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है वो एक्चुअली में एक्टिव प्रोसेस है, और जो फूड का फॉर्म ट्रांसफर होता है प्लांट में उसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज के फॉर्म में ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब फ्लोएम कभी कभी अमीनो एसिड्स और कुछ अदर सब्सटेंस को भी ट्रांसलोकेट करता है, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब फ्लोएम में मेन जो होते हैं हमारे सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, इन्हीं की वजह से क्या होता है, ट्रांसफर होता है। सीव ट्यूब्स में क्या न्यूक्लियस नहीं होता है, तो कंपेनियन सेल क्या करते हैं, सीव ट्यूब को कंट्रोल करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और ध्यान रखिएगा, फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग होता है सुक्रोज का। उसके बाद नेक्स्ट हम प्रोसेस देखते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन नॉर्मली देखो सबको पता होता है, रिमूवल ऑफ वेस्टफुल प्रोडक्ट्स, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से। ठीक है, जो बॉडी में जितने भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि अक्यूमुलेट होता है उसको रिमूव करना होता है, तो उस रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे मेनली। अगर आपको डायग्राम दिख रहा होगा किडनी का, स्क्रीन पे देखिए, तो किडनी में देखो, किडनी में क्या होता है, दो तो हमारे पास किडनी होती है, बीन शेप्ड हो गई। उसके बाद दो हमारे यूरेटर्स होते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे यूरेटर्स ऐसे निकले हुए हैं। फिर लास्ट में हमारा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, और यहाँ पे वेसल्स है जो किडनी में जा रही है। ठीक है, ये आर्टरीज और वेन्स वाली, रेड वाली आर्टरीज है और वो वेन्स है, तो यहाँ से हमारा ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है। अब किडनी का जो मेन काम क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना। मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हमारे पास, यूरिया और यूरिक एसिड। अब यूरिया को रिमूव करने के लिए किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है विद द हेल्प ऑफ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स। हर किडनी में क्या है, मिलियंस ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। अब ये जो नेफ्रॉन होता है उसका काम होता है फिल्ट्रेशन करना। अब होता क्या है, ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स विच फिल्टर्स ब्लड। अब जब भी नेफ्रॉन्स के थ्रू ब्लड ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, पोर्स होते हैं, बोमेंस कैप्सूल में पोर्स। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे आपको बोमेंस कैप्सूल दिख रहा होगा, ये बोमेंस कैप्सूल में क्या है, ग्लोमेरुलस है, जो ये कैपिलरीज का जो पूरा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे पोर्स होते हैं, इस पोर्स के थ्रू क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो फिल्टर होता है। अब जैसे ये सब्सटेंस, ध्यान से देखिए, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, सॉल्ट्स हो गया, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है ट्यूबुलर पार्ट में। नेफ्रॉन्स का देखिए, आपके ट्यूबुलर पार्ट दिख रहा है आपको, ये ऐसे पूरा कॉइली स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर पार्ट, यहाँ पे हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। और यूरिन का कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा वाटर लॉस होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, डिहाइड्रेशन। तो वाटर लॉस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए ये एंड पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा, इसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो ये एंड पॉइंट पे क्या होता है, यूरिन जो कंसंट्रेशन होता है, मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है अगेन, जिससे कि हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन मिले। उसके बाद मैं बात करूं कि जो यूरिन है हमारा, तो ये जो क्या होता है कि जो ध्यान से देखिए, आफ्टर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन हुआ, जो लास्ट हमारा पार्ट है वो क्या होता है, फिर कलेक्ट हो जाता है किडनी के थ्रू यूरेटर्स में, और देन यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में जाके हमारा यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है, अनलेस हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो सिग्नल करे उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए। अब ब्लैडर में क्या होती है, जो मसल्स होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं उसे, वो स्ट्रेच करती है, तो वहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। अब वो रिसेप्टर्स जब एक्टिव होते हैं तो वो हमारी नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं कि नाउ इट्स टाइम टू एक्सक्रीट आउट। तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, मिक्चुरेशन होता है। हम यूरिन को पास आउट करने को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। ठीक है, उसके बाद मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स में जो हमारा मेनली एक्सक्रीशन होता है वो क्या है, रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा प्लांट्स के जो स्टेम होता है वहाँ पे रेजिन्स और गम्स अटैच होते हैं, जिनका हम यूज़ भी करते हैं नॉर्मली प्रोडक्ट्स में। तो ये एक्चुअल में प्लांट के क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। अदर फॉर्म में भी प्लांट्स जो सॉइल के आसपास अपना वेस्ट रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये कुछ कंसेप्ट है जिसे हमारे चैप्टर में एनसीईआरटी में अलग से दे रखा है, आर्टिफिशियल किडनी का। नॉर्मली क्या होता है कि जब पेशेंट्स की किडनी फेल हो जाती है, ठीक है, किडनी काम करना बंद करती है, तो हम क्या करते हैं, उनको आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ हमारा हीमोडायलिसिस।
हीमोडायलिसिस के थ्रू क्या होता है कि जो पेशेंट्स है वो अपना ब्लड फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। एक सेटअप होता है पूरा किडनी के जैसा, जिसमें डायलाइजिंग फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड के थ्रू क्या होता है, जो ब्लड को होता है फिल्टर कर लेते हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो हम स्पिग्मोमैनोमीटर से इसको नापते हैं, ठीक है। एक डिवाइस होती है। और अपन हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो हाई जो ब्लड प्रेशर आता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और लो को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये कुछ पॉइंट से ध्यान रखिएगा। अब जैसे जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है लाइक 90/140, तो ये हमारा हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है। इट इज़ ड्यू टू द accumulation ऑफ डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल एंड फैट प्रोडक्ट्स इन आवर वेसल्स, ठीक है। आर्टरीज जो होती है उसमें जब हमारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो उसके अकोमुलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, और इस वजह से हमें हार्ट डिजीजेज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट पार्ट था लाइफ प्रोसेस का, ठीक है। ये पूरे आपके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।